वैसे बातों बातों उन्होंने पूछा कि आप किस डिपार्टमेंट, मैंने बोला सर बैंक डिपार्टमेंट से। तब मेरी शायद एज 21 ही थी। तो उन्होंने बोला कि यार इतने यंग हो, अभी तो तुम यूपीएससी का ट्राई कर सकते हो। तो फिर मैंने बोला कि सर मुझे लगता है शायद मैं कभी नहीं निकाल पाऊँगा। बोले यार स्टार्टिंग में सबको ऐसा ही लगता है, एक बार कोशिश तो करो, मुझे लगता है कि तुम्हें वो कुछ तो है। फिर वो वहाँ से ना एक वो कहते नहीं कहीं ना कहीं से टर्निंग मोमेंट आता है, वो चीज़ मेरे माइंड में आया कि यार करूँ क्या, एक बार ट्राई करता हूँ। तो घर आके मैंने गूगल पे जितना भी हो सकता था सर्च करना शुरू किया, समझ नहीं आया कैसे शुरू करूँ कैसे नहीं शुरू करूँ। फिर मुझे लगा कि अच्छा यहाँ बहराइच तो जानते हुए रूरल एरिया है अपना, मैंने सोचा कि यार ट्रांसफ़र लेता हूँ इलाहाबाद या लखनऊ, जहाँ पे कुछ मिले। तो मैंने अपना ट्रांसफ़र इलाहाबाद करवाया, बात करते हुए इलाहाबाद ट्रांसफ़र पहुँचा। वहाँ पे यार मुझे मज़ा नहीं आया, जो भी 2-3 कोचिंग देखी मुझे लगा कि सब ऐसे ही है। तो फिर उस टाइम पे एक आशुतोष सर थे मेरे सीनियर थे, वो भी मेरे साथ में थे, उनका भी पीसीएस में हो गया है, वो लखनऊ में इंडस्ट्रियल कमिश्नर है। उनसे मैंने काफ़ी हेल्प लिया। उन्होंने बताया कि मैंने उनको स्टार्टिंग में जैसे हाँ यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है तो सबसे पहले जैसे लोग नॉर्मली बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ना है एनसीईआरटी में होना हो। उसके पहले मैं ये बोलूँगा कि कोई मैनुअल लो। जैसे मैंने अध्ययन से शुरुआत की थी, मैं अपना एग्जाम्पल कि मैंने अध्ययन पढ़ी थी पहले, और अध्ययन में ये नहीं कि सब पढ़ा, अध्ययन में केवल सबसे पहले मैंने सभी हिस्ट्री पढ़ी, एंशियंट मेडिवल मॉडल, लक्ष्मीकांत से अलावा पॉलिटिकल कहीं पढ़ी। इकोनॉमिक्स के लिए यार मैंने जीके टुडे का मटेरियल फॉलो किया था। बाकी जैसे मृणाल वगैरह लोग फॉलो करते हैं, पर मृणाल यार मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है, इतना आता नहीं है ये सब। पर इकोनॉमिक्स हमेशा करेंट ओरिएंटेड आती है, ये ध्यान रखना है। एनवायरमेंट के लिए सभी जानते हैं शंकर आई, पर मैंने शंकर आई नहीं पढ़ी थी, मैंने एनवायरमेंट के लिए जीके टुडे ही पढ़ा था, तो मुझे सही लगा था। तो कोई मैनुअल से शुरुआत करो पहले, ताकि एक बार में ये आइडिया लग जाए कि हमारे पूरे सिलेबस में टॉपिक क्या क्या है। फिर एनसीईआरटी का पढ़ना, उसका टाइम हो जाता है। एनसीईआरटी जो मुझे लगा, ये मेरा व्यू है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए एप्लीकेबल है। मैंने जब पहला प्रीलिम्स दिया था 16 में, उसके 3 महीने पहले मैंने एनसीईआरटी उठाई थी। और क्यों उठाई थी, तब बस ये देखने के लिए कि जितना मैंने आज तक पढ़ा है एनसीईआरटी में कितना नया मुझे मिलेगा। क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी या तो तुम मैनुअल पढ़ लोगे, मटीरियल पढ़ लोगे, एनसीईआरटी या फिर बच्चों वाले लगने लगती है थोड़ी सी, तो लगता है जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो एक ही दिन में 2-2 एनसीईआरटी पढ़ लेता था उस टाइम पर। तो सुबह की एक शिफ्ट में बैठ गया एक एनसीईआरटी होगी, शाम में बैठ गई एक एनसीईआरटी होगी, जो इंपॉर्टेंट लगा। तो उस टाइम पे लास्ट मोमेंट था, इतना टाइम था नहीं मेरे पास के सब लिखूँ। तो मैंने अपना वही टेलीग्राम में एक अपने आप बनाया, माई डॉक्यूमेंट्स करके चैनल, उसमें सबकी स्नैपशॉट लेके डाल दिया, ताकि लास्ट दिन में कहीं भी रहूँ, अगर लेटने का भी है, जैसे लेटते हैं तो नींद तुरंत नहीं आती है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, और आदत हो गई है कि अपने उठा के व्हाट्सअप देखना है तो देखना, तो वो मत देखो। मैं टेलीग्राम के माई डॉक्यूमेंट्स अपना खोलता था, उन्हीं वैसे वो स्लाइड करता था, तो कुछ ना कुछ तो रिविज़न होता ही रहता था। तो ये सब चीज़ें होते होते भी चीज़ें याद हो गई, ऐसे एनसीईआरटी याद हो गई है। तो मैंने तब एनसीईआरटी पढ़ी थी। बाकी अगर लगता है एनसीईआरटी पढ़ो, पर एनसीईआरटी यार अभी पढ़ना वो नहीं आएगा, मतलब तुम लोगों को फील नहीं आएगा, अभी लगेगा नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। या तो सर से हेल्प ले लो, सर अच्छे से गाइड कर सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। वैसे एग्जाम में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि मतलब ये समझ लो कि कितना पढ़ना है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस दिखता है यार, सही बताओ है नहीं इतना सिलेबस, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। मैंने एक साल बहुत मतलब कुछ इधर उधर किया, कहाँ से कभी बाजीराव में नोट्स पढ़े, कभी पढ़े वो पढ़े। एक साल बाद मुझे खुद रियलाइज हुआ यार इतना नहीं पढ़ना है यार, इसमें इतना ही है, सिंपल है, बस वो सिंपल समझ में आता है क्या सिंपल क्या है। तो बोलिए ना सीधे महेश्वरी, वही भी ऐसे बोलता है ना, तो सिंपल ही है हर चीज़, कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। तो हम पे हम कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। यार ये साइकोलॉजिकल बूस्टर थी मेरे लिए। मुझे जब भी ऐसा डिप्रेशन आता था, मुझे कभी डाउट होता था कि पता नहीं मेरे नैनीताल मॉर्निंग कर रहा हूँ, जॉब छोड़ रखी थी, असिस्टेंट कमांडेंट में मेरा हुआ था सीआरपीएफ में, पापा मम्मी ज्वाइन करने देते थे, उनको लगता था कि जाके भी शहीद हो जाऊँगा। तो ये मैंने समझा करती थी कि मोनू तुम करते रहो अपना, हो जाएगा तुम्हारा। बस ये था कि इसका सपोर्ट था। जैसे इंटरव्यू के टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ इससे बोला, जैसे मोची केंचर में बताया मैंने। तो हाँ ये चीज़ जो सेल्फिश बोला ना मैंने, सेल्फिश का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने बेनिफिट के लिए करो। सेल्फिश मतलब ये है कि जैसे तुम्हें लगता है कि अगर वो बंदा मान लो ज्योग्राफी में अच्छा है, उससे ज्योग्राफी के लिए हेल्प लो उससे। अगर किसी को लगता है कि इसकी हिस्ट्री अच्छी है, उसे हिस्ट्री का हेल्प लो, और तुम्हारी कोई चीज़ अच्छी है तो उसको भी हेल्प करो। वही मैंने बोला, कलेक्टिव सेल्फिश होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखो। कभी आप ऐसा देखो, ये एग्जाम ना आइसोलेशन नहीं निकाल सकते कि मैं अपने आप में पढ़ता रहूँ मेरा एक दिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा ग्रुप बनाओ। सर ऑप्शनल को कैसे चूज करें? ऑप्शनल यार मैं अपना बता सकता हूँ, उसका जितना तुमको इनपुट मिल जाए ले लो।
जब मैंने स्टार्टिंग में दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में यार सब यही चिल्लाते थे कि ज्योग्राफी लेना चाहिए, पगैट होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब एकदम नॉर्मल सब्जेक्ट थे। तो भाई मैं भी पगैट की बुक लेके आया, वो महेश्वरी करके आती है ना, महेश्वरी सॉरी महेश्वरी लेके आया। मैंने पढ़ा पर मुझे बोरिंग से लगी, मुझे समझ नहीं आया कि मज़ा नहीं आ रहा। सोशोलॉजी एक मेरा फ्रेंड था, उसकी मैं बुक लेके आया, वो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। फिर मैंने वो उठाई थी हिस्ट्री की बुक लेके आया, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया इन चीज़ों को देख के। मेरा 1 महीना 1.5 महीना सीन निकल गया था। उसके बाद एथिक्स का अगर पेपर उठाओ तो एथिक्स में तुम्हें 2-3 चैप्टर हैं, जैसे एटीट्यूड हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, ये सब चीज़ें मैं NCERT 12th क्लास की पढ़नी होती है, वो भी साइकोलॉजी में। तो मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, एथिक्स तो वैसे भी इन चैप्टर को पढ़ना ही है NCERT से, एक बार इनको पढ़ के देखता हूँ, इंटरेस्ट लगा तो ठीक है, नहीं तो क्या सोचूंगा। जब मैंने पर्सनैलिटी चैप्टर उसका पढ़ा और एटीट्यूड पढ़ा, तो यार मतलब मुझे लगा कि यार ये सब्जेक्ट तो कुछ ऐसा है जो कनेक्ट कर रहा है मेरे से। फिर मेरा बस एक डिसाइड, फिर मैंने अपने आप को ये मैसेज नहीं दिया कि यार आप चेंज करना। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब साइकोलॉजी लेनी है तो लेनी है। फिर फॉर्चुनेटली 2009 के टॉपर है अनिल द्विवेदी, उनके ब्लॉग में पूरा डिस्क्रिप्शन था कि साइकोलॉजी सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कोचिंग तो की नहीं थी, तो उन्होंने अपने ब्लॉग में पूरा मेंशन किया कि कैसे कैसे एक चैप्टर कहाँ से पढ़ो, वहाँ से हेल्प मिल गई, फिर साइकोलॉजी पढ़ने में अच्छा लग गया। तो जो अच्छा लगे वो पढ़ना यार। जैसे हिंदी लिटरेचर, इस बार एक लड़का है उसकी रैंक 70 आई, जैसे हिंदी लिटरेचर है, तो जो सब्जेक्ट अच्छा लगे पढ़ने में, अच्छा मतलब कब होता है कि जब कुछ पढ़ने मन नहीं करा, उसको उठा लिया तो मन कर जाता है, वैसा ऑप्शन स्कोरिंग में मैंने बोला, ऑप्शन में जितना अच्छा स्कोर करोगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। और कोई भी ऑप्शन इतना टफ नहीं है, पहली बार तो जान लो। जैसे मार्केट में न्यूज़ होती है ना कि यार ये आसान है, ये छोटा सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक सिलेबस है। सर आपका ग्रेजुएशन में कोई नहीं, हमें तो इंजीनियरिंग था। हाँ, उसका हेल्प सीसैट में मिला, इंजीनियरिंग था, सीसैट में भी मिला। तो बस बैंक था, तो बैंक में से थोड़ा एटीट्यूड था, सीसैट में लगा। नोट्स मेकिंग अच्छी रखना, स्मार्ट नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं कि दिल लिस्ट बना लिए बाद में नहीं होता। रोज रिविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ो कम, मैं अभी भी कह रहा हूँ 70% ही सिलेबस कवर, नो डाउट। कॉन्फिडेंस से जाओ एग्जाम सेंटर पे एकदम, और ये समझो कि जो भी था 70% है उस पर इतना अच्छा कमांड लो, अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो प्रीलिम्स में यार सभी जान दो यार, प्रीलिम्स में कट ऑफ 98 जाती है। 98 मतलब कि टॉपर्स को इतना नहीं आता, 98 50% भी कट ऑफ नहीं है। तो सिलेक्शन 98 भी हो रहा है, 100 हो रहा है, इसका मतलब कि पेपर इतना टफ आ ही रहा है कि कोई भी किसी को नहीं पता है कि कहाँ से पूछा जा रहा है। तो जितना कम पढ़ते जाओ, जितना पढ़ने जा रहे हो उतना सॉलिड करते जाओ, इसलिए कि उसमें कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो इसे एग्ज़ाम में ये नहीं कन्फ्यूज़न हो जाए कि कोई आ गया कि हिस्ट्री वगैरह में नहीं आते हैं, जैसे ये बुक किसने लिखी है, गोपाल की बुक लिखी, सुधारक वगैरह हो गई, ये किसने लिखी। तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए कि सुधारक किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में अगर कन्फ्यूज़न हो गया तो मोस्टली गलत हो जाता है क्वेश्चन। एक स्ट्रेस होता है, पैनिक सिचुएशन होती है, डर लगता है कि अटेम्प्ट कर दूँ निगेटिव ना हो जाए। कॉन्फिडेंस होगा एग्जाम सेंटर पर हमेशा। और हाँ, एक चीज़ साइकोलॉजी थ्योरी बताता हूँ, हमेशा माइंड थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक मैसेज हो, हमेशा। ये चीज़ धोनी से भी मैंने सीखी है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, भले कितनी भी सर्कमस्टेंसेस कितने भी निगेटिव हो, हमेशा बोलो यार भगवान मेरे साथ है, मेरा हो के ही रहता है। तो बताओ इसका सही आंसर ये है, अगर तुमने जेन्युइन मेहनत की है, स्ट्रगल किया है अपनी तैयारी में, तो तुम्हें कभी प्राउड नहीं होगा। तुम्हारे अंदर ये बस एक हो जाएगा, जैसे मैं मंजू को बोलता हूँ, मैं मन में हमेशा ये फीलिंग आई थी अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो वो दैट विल बी द बेस्ट सेटिस्फैक्शन यू कैन गेट। संडे क्वेश्चन बोला है कि 17 में जब मेरा फाइनल नहीं हुआ इंटरव्यू से, मैं इंटरव्यू देकर आया, पहले इंटरव्यू था, अंदर से तो खुशी होती है, फोटो खींचा इन लोगों ने UPSC ऑफिस के सामने वगैरह।
तब सिलेक्शन आज पहले हम लोग का एक ग्रुप बन गया था सबका, जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, तो बातें होती थी। एक अंदर से लगता था सिलेक्शन शायद हो जाएगा मेरा। जब नहीं हुआ, शाम को रिजल्ट आया था करीब 8:30 के आसपास। जब नहीं हुआ तो फिर मम्मी का फ़ोन नहीं उठाया, पापा फ़ोन आया, किसी फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन स्विच ऑफ करके एक मैसेज डाल दिया था भाई को कि नहीं हुआ। फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और मुझे याद है मेरा फ्रेंड अभिनव, मैं बस उसको देख रहा था और वो बार मुझे कंसोल कर रहा था कि अरे कोई नहीं, माइंड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, तुमने इतना अच्छा किया, ये वो। पर वो कंसोल काम नहीं आता यार। वो जो फीलिंग होती है ना तुम्हारी पूरी मेहनत की, काम नहीं आती। उस टाइम बस रोना आता है, कुछ नहीं आता है। 2-3 दिन तक ऐसा चलता रहा। तो उसके बाद मेरा 1 महीने बाद इसका एग्ज़ाम था, असिस्टेंट कमांडेंट का। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं यार, अभी एक मौका है, इसको पहले देता हूँ। और प्रीलिम्स आने वाला था जस्ट 18 दिन बाद। तो फिर मैंने सोचा कि यार देखो ऐसा तो रोने से काम होगा नहीं। और भाई मैंने बोला धोनी और अब्दुल कलाम का अगर एक स्टैंडर्ड उन्होंने पढ़ा होगा कि जब उनकी पहली मिसाइल जब लॉन्च कर रहे थे तो पब्लिकली उनका फेलियर हो गया था, मतलब उनकी मिसाइल फेल हो गई थी। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि रोने लग गए या फिर हम लोग दोबारा अटेंड नहीं किया। तो दोबारा अटेंड करने बुराई है, देखो फेल होना कोई यार बेकार चीज़ नहीं है। फेल इसलिए हो रहा है ना, उसने ट्राई किया था एटलीस्ट। फेल हो डरना क्या है, मतलब ये चीज़ मैं समझता हूँ अपने लिए कि फेल हो जाना कोई शर्म वाली बात नहीं है। फेल इसलिए हुए क्योंकि ट्राई किया, इस बार नहीं हुआ, कुछ कमी रहेगी, उस कमी को सुधारोगे तो निकल जाएगा। तो अपने आप को यही साइकोलॉजी थोड़ी हेल्प की मुझे इस मामले में। हाँ, ये ऑप्शन मेरे हेल्प किया मेरे लिए, सही बोलूँगा। फिर अपने आप को मैंने 3-4 दिन मैसेज किया, अपना मेंटल मैसेज दिया। गया वहाँ पे ऐसे ही था, मेरा एक प्लेस था जहाँ मैं चला जाता था अकेले। वहाँ बैठा अपने आप को समझाया मैंने, कहा नहीं यार ऐसे रोने से तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ दिल्ली आया हूँ, मम्मी पापा की होप है, ये है। फिर उसके बाद अपने आप को मैंने लगा, तैयारी किया, फिर प्रीलिम्स निकाला। फिर उसी के 1 महीने बाद असिस्टेंट कमांडेंट था, वो भी एग्ज़ाम साथ में निकाला। उसका फिजिकल क्लैश हो रहा था इसके मेंस के साथ में, क्योंकि यूपीएससी का मेंस और उसका फिजिकल एक साथ हो रहे थे। फिर मैंने वहाँ लेटर लिखा कि मैंने कहा सर मेरा यूपीएससी का मेंस है, मेरा फिजिकल की डेट आगे एक्सटेंड कर दीजिए। वहाँ से अच्छा हुआ कि लेटर आ गया कि आपका एक्सटेंड जो मेडिकल फिजिकल है वो दिसंबर में होगा। मेरा इधर मेंस मैंने लिखा, उसके बाद मेंस लिखने के बाद मेरा वेट 74 था और फिजिकल जानते ही हाइट के हिसाब से 62 kg चाहिए था। तो मुझे 1 महीने में 12 kg कम भी करना था। तो वेट भी रिड्यूस किया उसी बीच में। उसी टाइम में सर से मिला था तो सर यही कह रहे हैं कि उस टाइम तो एकदम पतले बोल लेते हैं। तो वेट कम किया, फिजिकल निकाला। उसका इंटरव्यू था मार्च में शायद, और इसका इंटरव्यू था फरवरी में। फिर चलता है यार, जब कहते ना कि यार जब वो चीज़ करने लग जाओ ना फिर समझ नहीं आता है, या फिर लगता है बस करना है कैसे भी करके। वो जब हो जाती है यार, इतना बड़ा चीज़ नहीं है, पर वो एक होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि करना है। वो डांस फील होता है जब सिलेक्शन नहीं होता ना फिर इंटरव्यू के बाद, तो उन्हीं जब जो भगवान करे ऐसा कोई फील ना करे, फेस ना करे, पर वो जो करता है वही समझता है उसके। यहाँ से ना